नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जीन जॉक रूसो। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था, जीन जॉक रूसो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड रेडिकल थिंकर ऑफ द 18th सेंचुरी, और इन्हें 18th सेंचुरी का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि 18th सेंचुरी आप कंसिडर कर सकते हैं द हाइट ऑफ एनलाइटनमेंट थॉट। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एनलाइटनमेंट थॉट की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फिलॉसफीज क्या थी। तो 18th सेंचुरी को आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि एज ऑफ रीज़न, एनलाइटनमेंट, उसकी एक लहर चल रही है ना। उस विचारधारा की लहर चल रही है। और क्या थी ये विचारधारा? कि जिस तरीके से प्रकृति किसी देवी देवता इस पर डिपेंड ना करते हुए इसके कुछ बंधे बंधाए नियम हैं, और वैसे ही नियम से हमें मार्केट, सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी गवर्न करना चाहिए। दूसरा, रैशनलिज्म और साइंटिफिक थॉट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। एंड कलेक्टिव साइंटिफिक थॉट, इंडिविजुअल परसूट को मिलाकर कलेक्टिव साइंटिफिक थॉट पे और फोकस किया गया। तो पॉलिटिकली क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करेगी कि एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए। मोनार्की किसी रूल से गवर्न होनी चाहिए। फुल डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात हो रही है ना, कि मोनार्की होनी चाहिए बट कुछ रूल से गवर्न होनी चाहिए। दूसरा क्या? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों में सेपरेशन होना चाहिए। इकोनॉमिक फिलॉसफी में क्या बोला गया? कि मार्केट में विदाउट इंटरवेंशन काम होना चाहिए, लाइसेंस फेयर, है ना। और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या कमर्शियल कैपिटलिज्म था, जिसमें बहुत ज़्यादा मोनार्की का हस्तक्षेप, इंटरवेंशन होता था, उसको चैलेंज किया गया। और फिर थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम दिया गया, डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम, लेबर सप्लाई और लेबर वेजेस का इक्विलिब्रियम, इसकी बात की गई, एडम स्मिथ ने करा। और सोशल लेवल पे क्या इम्पैक्ट था? इंडिविजुअलिज्म और ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा फोकस आया। तो ये थे एनलाइटनमेंट थॉट, है ना। वोल्टेयर, डिडेरो, मॉन्टेस्क, एडम स्मिथ, ये सब जो मेजर थिंकर्स थे 18th सेंचुरी में, ये एज ऑफ रीज़न या एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, जैसा कि हमने समझा। और जो रूसो थे, उन्होंने हाइट ऑफ एनलाइटनमेंट पे इन लोगों को चैलेंज किया, और न ही सिर्फ चैलेंज किया बट रिजेक्टेड सम ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ एनलाइटनमेंट। आप समझ रहे हैं ना कि एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ एनलाइटनमेंट के हाइट पे ये एक थिंकर है जो एकदम अलग, लीक से हटकर बातें कर रहा है ना। और इसी कारण से इनको बहुत रैडिकल थिंकर कहा गया। और फिर इनका जो इम्पैक्ट हुआ, इनकी जो थॉट का इम्पैक्ट हुआ आगे चलकर, तो पता चला कि ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंकर भी रहे। तो अब समझते हैं कि क्या क्या रिजेक्ट करा, कैसे इन्होंने चैलेंज किया। सो क्या थे चैलेंजेस? सो सबसे पहले, वेयर एज एक समझना चाहिए कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स, वेयर एज दे फोकस्ड ऑन साइंटिफिक थॉट एंड रैशनलिज्म, रूसो फोकस्ड ऑन इमोशंस, सब्जेक्टिविटी एंड टॉक्ड अबाउट गोइंग बैक टू द नेचुरल स्टेट। उन्होंने क्या कहा कि नेचर ने ह्यूमन को जिस तरह बनाया है वो बहुत अनकरप्ट है, बट हम इस सिविलाइज सोसाइटी के नाम पे ह्यूमन को करप्ट कर दे रहे हैं। और इसीलिए रूसो इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। अब ये जब हम रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो हमारा ध्यान प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब वाले आइडियाज़ पे एकदम से जंप कर जाता है। पर अगर हिंदी में रोमांटिसिज्म को कहा जाता है स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंद विचारधारा। इसका मतलब क्या हुआ कि द आइडिया ऑफ चैलेंजिंग द करंट नॉर्म्स, उसको बोला गया रोमांटिसिज्म। तो उस तरीके से समझेंगे तो
वही है, रूसो एकदम करंट नॉर्म्स को अच्छे तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साइंटिफिक एंड थॉट और रैशनलिज्म में ही सबसे ज़्यादा मत एकदम इतना मत चले जाओ, इमोशंस सब्जेक्टिविटी पे भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है ना। और this was never accepted during his time, but the French Revolution and 19th century revolutions in Europe were inspired by Rousseau's Romanticism. ये बात ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक फेज़ आएगा जिसमें रूसो का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और फिर रूसो ने इसी डायरेक्शन में क्या कहा, मैन इज़ इनेटली गुड, जो मैं पहले कह रहा था, एंड इज़ करप्ट बाय अर्बन सिविलाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय जेलसी, एनवी एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये रूसो ने कहा। तो सबसे पहला रोमांटिसिज्म, फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। और अब इसी के आगे हम देखेंगे, आपने रोमांटिक पोएट्स के नाम सुन रखे होंगे, कीट्स, शेली, वर्ड्सवर्थ, ऑथर, जर्मन ऑथर वॉन गोएथे, फ्रैंकेनस्टीन लिखी गई है वो किताब का नाम अगर आपने सुना है, जो मैरी शेली ने लिखी थी। जेन ऑस्टिन के जितने नॉवेल्स आए वो भी एक रोमांटिसिज्म की ऑथर थी। सर वॉल्टर स्कॉट, ये सब ये आगे चल के जो डेवलप हुआ रोमांटिसिज्म, उसके जनक रूसो थे। दूसरा, डेमोक्रेसी के जनक, फादर ऑफ डेमोक्रेसी। अब फादर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उस समय के थिंकर्स मोनार्की को चैलेंज करने के एक्सट्रीमिज्म तक नहीं जा रहे थे, इतने रेडिकल नहीं सोच रहे थे, बट रूसो ने सोचा। रूसो इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के किस तरीके के आइडियाज़ बताए उन्होंने क्या कहा, अ पर्सन पुट्स हिज राइट विद द राइट्स ऑफ हिज कम्युनिटी। एक व्यक्ति के अधिकार वो कम्युनिटी के अधिकार के साथ जोड़ के देखता है, एंड अचीव्स हिज राइट, अपने खुद के अधिकार वो अचीव करता है थ्रू हिज कम्युनिटी। रूसो अपने आप को सिटीज़न ऑफ जेनीवा कहते थे, जहाँ को वो बिलोंग करते थे, और उन्होंने जेनीवा को देखकर ये सब, उसको ध्यान रख के ये सब बातें कहीं। फिर उन्होंने जनरल विल की बात कही, और जनरल विल में क्या बोला कि जनरल विल रिप्रेजेंट्स द एवरेज विल ऑफ द कम्युनिटी, जनरल विल इज़ द विल ऑफ द सॉवरेन। तो ये दोनों अगर आप अब जनरल विल जैसे ही आप समझेंगे तो आपको वो डेमोक्रेसी वाले आइडिया कि लोगों की जो विचार है, लोगों की जो इच्छा है, वो बाहर निकल के आनी चाहिए। एंड देन जनरल विल वॉज यूज्ड इन आर्टिकल 6 ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से रूसो जो है वो डेमोक्रेसी के भी जनक बने, उनके ही आइडियाज़ आगे चल के बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल वाला जो आइडिया है वो यहीं से, ये जनरल विल वाले आइडिया से ही इन्होंने मोनार्की को सीधे सीधे चैलेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के आइडिया को और आगे बढ़ा के ले गए और जनरल विल, जनता की विल की बात करी। तीसरा, सोशलिज्म के जनक। अब देखिए रूसो ने, ध्यान से सुनते हैं, 1754 में रूसो क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट मैन हु हैविंग फेंस्ड इन अ पीस ऑफ लैंड, मतलब एक लैंड के आसपास अपनी फेंस लगा के जो फर्स्ट मैन था उसने ऐसा बोला, दिस इज़ माइन, एंड फाउंड पीपल नाइव इनफ टू बिलीव हिम। मतलब उस फर्स्ट मैन ने ऐसा फेंस लगा के कहा और ऐसे उसे लोग मिल गए जो उसकी बात पे भरोसा करते थे कि उस लैंड के आसपास उसने फेंस लगा ली है वो उसी की है। दैट मैन वॉज द ट्रू फाउंडर ऑफ सिविल सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि जो ये आज की तुम सिविल सोसाइटी बता रहे हो, यही मैन है जिसने लैंड के आसपास फेंस लगा के उसे अपना कह दिया है। फ्रॉम हाउ मैनी क्राइम्स, वॉर्स एंड मर्डर्स, फ्रॉम हाउ मैनी हॉरर्स एंड मिसफॉर्चून्स, माइट नॉट anyone have saved mankind by crying to his fellows। मतलब अगर कोई अपने फेलो जनता को ये बोल देता तो इतने सारे वॉर्स, क्राइम, मर्डर, हॉरर और मिसफॉर्चून से बच सकते थे। क्या बोल देता?
बिवेयर ऑफ लिसनिंग टू दिस इम्पोस्टर. कौन इम्पोस्टर? जो आदमी ने फेंस लगा के लैंड को अपना कह दिया है. बिवेयर ऑफ लिसनिंग टू दिस इम्पोस्टर, यू आर अनडन इफ यू वंस फॉरगेट दैट द फ्रूट्स ऑफ द अर्थ बिलोंग टू अस ऑल एंड द अर्थ इटसेल्फ टू नोबडी. सोच रहे हैं आप? फ्रूट्स ऑफ द अर्थ बिलोंग टू अस ऑल, सबको बिलोंग करते हैं. और ये जो अर्थ है, ये जो लैंड है, ये किसी की जागीरदारी, किसी एक को बिलोंग नहीं कर सकती. और देखिए ये डायरेक्ट चैलेंज है. जो कैपिटलिज्म का आइडिया होता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप पे वो आइडिया फॉर्म होता है. उसका कोर है, कैपिटलिज्म का कोर है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप. उसको ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं और इसीलिए इनको सोशलिज्म का जनक भी कहा जाता है. इन्होंने कहा भी था कि सभी लोग एक समान हैं क्योंकि सभी लोग प्रकृति की संतान हैं. तो ये जो आइडिया है, कितना रैडिकल आइडिया है उस ज़माने में जहाँ पर अगेन यही कैपिटलिज्म अपना डेवलप हो रहा है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये वो डेवलप हो रहे हैं और रूसो ये बात कह रहे हैं. तो इन्हें सोशलिज्म का जनक या फादर ऑफ सोशलिज्म भी कहा जाता है. फिर मॉडर्न नेशनलिज्म का जनक. क्यों मॉडर्न नेशनलिज्म का जनक? बिकॉज ही एम्फसाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ पावर ऑफ कम्युनिटी, जनरल विल, डिसोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी गोल्स, गिविंग स्ट्रेंथ टू द पावर ऑफ नेशन. और उसके पहले तक राजा का राष्ट्र होता था, मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की. नेशनल बाउंड्रीज खिंचा गई थी 16 to 18 सेंचुरी के बीच में, नेशनल बाउंड्रीज आ गई थी एग्जिस्टेंस में, है ना, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वगैरह जो हमने डिस्कस किया था. पर राजा का राष्ट्र था. अब इन्होंने जनरल विल की बात कर दी तो इन्होंने जनता के राष्ट्र की तरफ वो आइडिया को टर्न कर दिया. एंड देन फिफ्थ, एब्सोल्यूटिज्म. जाने अनजाने में इन्होंने एब्सोल्यूटिज्म जो होता है उसको बढ़ावा दिया. एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप, उस तरीके के आइडिया को इन्होंने जाने अनजाने में अनइंटेंडेड बढ़ावा दिया. कैसे बढ़ावा दिया? इन्होंने दो तरह की प्रवृत्तियों की बात करी, दो तरीके की स्पिरिट्स जो हैं उनके बारे में बात करी कि ह्यूमंस के अंदर दो तरीके की इच्छाएं होती हैं. क्या इच्छा होती है? एक बोला जमाइनशाफ्ट, और जमाइनशाफ्ट का मतलब उत्कृष्ट कल्याणकारी इच्छा, मतलब कम्युनिटी ओरिएंटेड हाई क्वालिटी कम्युनिटी बेनिफिट की इच्छा. और दूसरा गसेलशाफ्ट. गसेलशाफ्ट किसको बोला? निकृष्ट स्वार्थी इच्छा, इंडिविजुअलिज्म, सेल्फिशनेस से ड्रिवन इच्छा. और ऑफ कोर्स इन्होंने फोकस किया जमाइनशाफ्ट पे. तो इन्होंने क्या किया? इफ़ जनरल विल इज़ अनेबल टू अराइव एट जमाइनशाफ्ट, मतलब उत्कृष्ट कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी ऐसी इच्छा पे जमाइनशाफ्ट नहीं अराइव हो सकती, देन वन पर्सन, द विल ऑफ वन पर्सन कैन रिप्रेजेंट जनरल विल, कि एक आदमी भी जनरल विल को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा उन्होंने कह दिया. तो इसलिए आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सेकंड फेज था, हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी डिटेल में, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सेकंड फेज था, जो जैकोबिन्स थे लेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, वो ये एब्सोल्यूटिज्म के लेवल पे पहुंच गया था, है ना. और वो इसी थॉट से इंस्पायर्ड था कि मेरी विल ही जनरल विल हो गई है. तो ये 5 बड़ी बड़ी चीज़ें जो रूसो ने इम्पैक्ट करी. फिर से रिवाइज करते हैं. रोमांटिसिज्म, फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद, आइडिया ऑफ चैलेंजिंग द करंट नॉर्म्स, ये रूसो बने. दूसरा, फादर ऑफ डेमोक्रेसी, ही टॉक्ड अबाउट जनरल विल, he talked about putting the right of an individual with that of the community and achieving those rights by achieving the rights of the community. सोशलिज्म के जनक. तीसरा, उन्होंने क्लियरली बोला. क्या बोला? You are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all
एंड द अर्थ इटसेल्फ टू नोबडी। डायरेक्ट चैलेंज किया कैपिटलिस्टिक आइडिया ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप। चौथा, मॉडर्न नेशनलिज्म के जनक। और पांचवा, एब्सोल्यूटिज्म के जनक। अब सोच रहे हैं आप, हाइट ऑफ एनलाइटनमेंट के टाइम ये इतने खतरनाक चैलेंजेस दिए हुए हैं, तो बहुत इनका रिजेक्शन भी हुआ, बहुत इनको प्रताड़ना भी मिली, बहुत इनको सहना पड़ा। ही हैड टू गो थ्रू अ लॉट, है ना। बट आने वाले सेंचुरीज़ में पता चलेगा कि कितने ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे। और ऑनेस्टली मतलब मैं वर्ड्स में इसको पुट करने की जगह, मैं अपने वर्ड्स में पुट करने की जगह विल एंड एरियल डुरैंट जो बहुत महान हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने रूसो एंड रेवोल्यूशन अपनी जो उन्होंने एक बहुत लंबी एक श्रृंखला लिखी है, बहुत बड़ी सीरीज़ ऑफ बुक्स लिखी है, उसके एक वॉल्यूम जिसका नाम है रूसो एंड रेवोल्यूशन, उसकी शुरुआत में क्या लिखा है वो सुनते हैं और समझते हैं क्या था रूसो का इम्पैक्ट। हाउ डिड इट कम अबाउट दैट अ मैन born poor, losing his mother at birth and soon deserted by his father, afflicted with a painful and humiliating disease। ये जो डिजीज़ है उन्हें था क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन सिंड्रोम। रिटेन नहीं कर पाते थे, यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम था। तो क्या है, afflicted with a painful and humiliating disease, left to wander for 12 years among alien cities and conflicting faiths, repudiated by society and civilization। repudiating मतलब ये ऑपोज कर रहे हैं किस किस को, वोल्टायर, डिडेरो एंड द एज ऑफ रीज़न, मतलब उनके हाइट पे उनको अपोज कर रहे हैं। driven from place to place as dangerous rebel, suspected of crime and insanity। ये सब कितने बड़े odds इनके अगेंस्ट स्टैक्ड है। ये सब पहला पार्ट है जो कहा गया है उसका। अब सुनते हैं दूसरा पार्ट। हाउ डिड इट कम अबाउट दैट दिस मैन आफ्टर हिज डेथ triumphed over Voltaire, revived religion, transformed education, elevated morals of France, inspired romantic movement and the French Revolution, influenced the philosophy of Kant and Schopenhauer, the plays of Schiller, the novels of Goethe, the poems of Wordsworth, Byron and Shelley, the socialism of Marx, the ethics of Tolstoy, and altogether had more effect upon posterity than any other writer or thinker of that 18th century, in which writers were more influential than they had been ever before। समझ रहे हैं आप कितना अच्छे से लिखा गया है, क्या क्या इम्पैक्ट किया अपने जाने के बाद, है ना। अपने जाने के बाद किन चीज़ों पे इम्पैक्ट करा ये इसमें लिखा गया है। और बहुत विलक्षण महसूस होता है क्योंकि 1778 में ही रूसो का देहांत होता है, पर उसके बाद जो इनका इम्पैक्ट बताया, क्या क्या इम्पैक्ट, रिलीजन पे इम्पैक्ट, एजुकेशन पे इम्पैक्ट, रोमांटिक मूवमेंट को इंस्पायर किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया, फिलॉसफी, ग्रेट फिलोसोफर्स लाइक कांट एंड शोपेनहावर को इंस्पायर करा, प्लेज, आर्ट में इनको से लोग इंस्पायर्ड हुए, सोशलिज्म ऑफ मार्क्स, एथिक्स ऑफ टॉल्स्टॉय, इतना ज़्यादा। तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है रूसो के बारे में पढ़ के, और बहुत बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब की विचारधारा में रूसो का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। आज की सोसाइटी में भी हमको रूसो का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और इसलिए ही ये एपिसोड मैंने सोचा सिर्फ़ और सिर्फ जीन जॉक रूसो को डेडिकेट करना चाहिए इन दिस सीरीज़। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।